प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग में प्राप्त अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः। इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर और पाठ से संबंधित व्याकरण की जानकारी। आइए प्रारंभ करते हैं। आप सभी जान गए होंगे कि यहाँ संसार को एक सागर के समान बताया गया है और इस संसार रूपी सागर के सच्चे नायक, सच्चे हीरो कौन हैं? वे हैं हमारे मजदूर भाई बहन, जो सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बसंत, हर प्रकार के मौसम को झेल करके, हर प्रकार की परेशानियों को झेल करके हम सभी के लिए रहने के लिए निवास स्थान, हमारी चिकित्सा संबंधित समस्याओं की निर्बाध पूर्ति के लिए अस्पताल, हमारे लिए शिक्षा के संस्थान, विद्यालय इत्यादि और विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण करते हैं। किंतु वर्तमान समय में ये उपेक्षा के शिकार हैं। इन्हें वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके ये हकदार है और इसी पीड़ा को इस पाठ में प्रकट किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते? लेखक के अनुसार किस राज्य के भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है? गजधर शब्द मजदूर और राजमिस्त्री जो होते हैं, जो घर बनाने का कार्य करते हैं, उनके लिए प्रयोग में लिया जाता है। उत्तर, राजस्थानस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। भारत में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके विभिन्न क्षेत्रों में आज भी मजदूरों के लिए गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गज परिमाणम कह धारयति। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी घर बनाने का कार्य करते हैं, वे मजदूर, राजमिस्त्री इत्यादि, वे लोहे की बनी हुई एक स्केल जिसे गज कहा जाता है, जिससे वे मेजरमेंट करते हैं, मापन का कार्य करते हैं। तो उस गज रूपी परिमाण को कौन धारण करता है? गज परिमाणम गजः धारयति। प्रिय विद्यार्थियों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, यहां थोड़ी सी हमसे त्रुटि हुई है। यहां पर देखिए, हम इस पेन का इस्तेमाल करते हैं, ये गज शब्द यहां नहीं आएगा, अपितु यहां पर इसके साथ में आप सभी को धरह, धरह अर्थात गजधर, इन दोनों पदों का प्रयोग करना है। गज परिमाण को गजधर धारण करता है और पीछे विसर्ग लगाना ना भूलें। यह टाइपिंग में थोड़ी त्रुटि हुई है हमसे। अगला है, कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति हो जाने पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति हो जाने पर गजधरों को क्या दिया जाता था? कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। घर बनाने का कार्य जब समाप्त हो जाया करता था, उस समय वेतन के अतिरिक्त गजधरों के लिए सम्मान उन्हें प्रदान किया जाता था, उन्हें वस्त्र भेंट किए जाते थे, उन्हें अनाज इत्यादि प्रदान किया जाता था। अगला है, के शिल्पी रूपेण न समादृताः सन्ति। ऐसे कौन लोग हैं जो सच्चे कलाकार हैं किंतु फिर भी उनकी कला को, उनके शिल्प को सम्मान नहीं प्रदान किया जा रहा है? उन्हें कलाकार के रूप में, एक शिल्पी के रूप में, शिल्पकार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। उत्तर है, गजधराः शिल्पी रूपेण न समादृताः सन्ति। जो गजधर हैं, उन्हें शिल्पकार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। आइए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म? तडाग
कहाँ निर्मित किए जाते थे? उत्तर, अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म। लेखक के अनुसार अशेष यानी जहां कुछ भी शेष न बचा हो, अर्थात हमारे देश के प्रत्येक भूभाग में, प्रत्येक हिस्से में तालाबों का निर्माण किया जाता था जल की निर्बाध आपूर्ति के लिए। अगला है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। जो हमारे गजधर हैं वे किस रूप में परिचित हैं? गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्। वह व्यक्ति जो हमारे समाज की गंभीरता को मापे उसे गजधर कहा जाता है और इसी रूप में इन्हें हमारे समाज में सम्मान दिया जाता है। तीसरा है गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या क्या कार्य करते थे? गजधराः वास्तुकाराः आसन्। लेखक के अनुसार गजधर वास्तुकार थे, शिल्पकार थे और एक अच्छे आर्किटेक्ट थे। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे से छोटा जो कार्य होता है और बड़े से बड़े नगर का जो निर्माण करना है, सभी कार्य, सारे कार्य एतेषु गजधरेषु एव आधृतानि आसन्। वो इन्हीं गजधरों पर आधृत होते थे। इन्हीं के कंधों पर यह नगर निर्माण की अथवा घर के निर्माण की जिम्मेदारी होती थी। ते ये गजधर ही योजना प्रस्तुवन्ति स्म। गृह निर्माण की जो योजना है वे ही प्रस्तुत करते थे, वे ही बनाते थे। उपकरण भारान, कौन कौन से उपकरणों का, औजारों का उसमें प्रयोग होगा, इन सभी का संग्रह भी वे ही करते थे और इस प्रकार घर बनाने का वे कार्य करते थे। अगला है के सम्माननीय। कौन हमारे लिए सम्माननीय है, सम्मान करने के योग्य है? उत्तर है गजधराः सम्माननीयाः। गजधर जो हैं वे हमारे लिए सम्माननीय हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व, कर्तव्य गजधर निभाया करते थे। इसमें पहला पद जिसमें षष्ठी विभक्ति है यह रेखांकित पद है और इसी के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो हमारा पद हुआ कस्य, अर्थात कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। किसका दायित्व गजधर निभाया करते थे? अगला है तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो तेषां में तत् शब्द का रूप है पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तस्य तयोः तेषां। तो इसी से संबंधित प्रश्न हुआ केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। किनके स्वामी असमर्थ हैं? यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अगला है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त, वेतन के अलावा सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो यहां तीसरा जो शब्द है वेतनानि, इस पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। इस पद में नपुंसकलिंग का यह पद है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है वेतनानि। तो वेतनम, वेतने, वेतनानि। प्रश्न में होगा किम, के, कानि। कि कार्य समाप्त, कार्य के समाप्ति होने पर किनके अतिरिक्त, किनके अलावा सम्मान भी प्रदान किया जाता है। अगला है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर एक सुंदर शब्द है। कैसा शब्द है? सुंदर शब्द। यहां पहला पद गजधर जो है वह रेखांकित पद है, इसलिए प्रश्न होगा कः सुंदरः शब्दः अस्ति। कौन सा शब्द सुंदर शब्द है? तो यह कह जो पद है हमारा, यह रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न सूचक पद बना
तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तड़ागाः तालाब, तालाबों को संसार सागर कहा जाता है। यहाँ संसार सागर किसे कहा गया है? तालाब को, क्योंकि सारे संसार के लोगों की प्यास बुझाने के लिए पुराने समय में कोई विकल्प नहीं था। के संसार सागराः कथ्यन्ते, किन्हें हम संसार सागर कहते हैं। तो के पद जो है हमारा, यह प्रश्नसूचक पद हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। हमने आपकी सुविधा के लिए संधि विच्छेद किया है। जहां संधि पद बनाना है वह भी बनाया है और सामने संधि का नाम भी लिखा है। पहला उदाहरण है अद्यापि। यहां पर हमने अद्य में से लिया अ और अपि में से हमने लिया अ। दोनों को जब मिलाया तो पद क्या बना हमारा? आ। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, और इस प्रकार अध्यापि रूप बना। यहां दीर्घ स्वर संधि प्राप्त है। अगला हमारा पद है दूसरा, वह है स्मरणार्थम। स्मरण धन अर्थम बराबर स्मरणार्थम। पहले पद में स्मरण के अंत में हमें अ प्राप्त है, हमने लिया अ। दूसरे पद के प्रारंभ में भी अ प्राप्त है, हमने लिया अ। इन दोनों को जब मिलाया पद क्या बना? अ धन अ बराबर आ, और यहां पर स्मरणार्थम यह पद हमें प्राप्त हुआ। स्मरणार्थम हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तीसरा हमारा जो पद है वह है इत्यस्मिन। इति धन अस्मिन। इति जो पद है उसमें हमें, इति पद में हमें अंत में ई प्राप्त है। अस्मिन के प्रारंभ में हमें अ प्राप्त है। इन दोनों के स्थान पर, ई के स्थान पर य हुआ। हलंत वाला असमान स्वर परे रहते। कौन सा असमान स्वर है? अ, क्योंकि ई का समान स्वर होता है ई या दीर्घ ई, इसलिए असमान हुआ। यहां हमें यण स्वर संधि प्राप्त है। कौन सी संधि प्राप्त है? यण स्वर संधि। अगला उदाहरण हम लेते हैं एतेषु एव। एतेष्वेव। यहां पर एतेषु में पहले पद के अंत में क्या प्राप्त है? उ प्राप्त है। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या प्राप्त है? ए प्राप्त है। देखिए उ के पश्चात ए है, इसलिए असमान स्वर है। तो यहां पर भी कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। ठीक है। और उ के स्थान पर क्या होगा? व, और व में ए मिल जाएगा तो हो जाएगा वे, एतेष्वेव। ठीक है। ये स्वर संधि के विभिन्न रूप हैं ये विद्यार्थियों। तो यहां पर हो गया हमारा यण स्वर संधि। पांचवा जो हमारा उदाहरण है वह है सहसा धन एव। सहसा जो पद हमारा है, उस सहसा पद के अंदर अंत में क्या प्राप्त है? आ प्राप्त है। और एव के प्रारंभ में क्या प्राप्त है? ए प्राप्त है। आ के पश्चात ए आने से यहां पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और हमारा रूप क्या बनेगा? सहसैव। यहां पर वृद्धि स्वर संधि है। आप सभी को ज्ञात होगा स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, जिनमें 3 के उदाहरण हमने यहां पढ़े हैं। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। 2 भेद और है, एक है गुण स्वर संधि और दूसरा है अयादि स्वर संधि। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे इस बॉक्स के अंदर मंजूषा में 5 पद आपको प्राप्त हैं। इनका सही उपयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। पहला पद है रचयन्ति, बनाते हैं अथवा निर्माण करते हैं। दूसरा गृहीत्वा, लेकर। तीसरा सहसा, अचानक। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और सह अर्थात साथ। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा
विद्यालयम गच्छन्ति। अनेक छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। आप सभी को विद्यार्थियों ज्ञात होगा, एक सेकंड में क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा स्लाइड बदल गई है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो गृहीत्वा पद है उसमें कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। ये कर अथवा करके में प्रयोग होता है। अगला पद है मालाकारैः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। मालाकार कौन? माला को आकार प्रदान करने वाला, अर्थात माला बनाने वाला। मालाकार जो लोग हैं वे फूलों के द्वारा मालाएं बनाते हैं। अगला प्रश्न है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयम गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। हमने आपको बताया है सह पद के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और मित्रैः शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक बालिका वहां हंसने लग गई। प्रश्न 6 में हम कुछ ऐसे पद हैं जिनमें अब कौन कौन से प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं और किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं ये आप जान पाएंगे। पहले हम विभिन्न धातुओं को जानते हैं। क्री धातु करने के अर्थ में, हरि धातु हरण करने के अर्थ में, त्रि धातु तैरने के अर्थ में, नम धातु नमस्कार करने के अर्थ में, गम धातु जाने के अर्थ में, त्यज धातु छोड़ने अथवा त्यागने के अर्थ में, भुज धातु भोग करने अथवा खाने के अर्थ में। और प्रत्यय है तुमुन। तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है और तुमुन प्रत्यय में अंत में तुम अथवा टुम शेष रहता है। दूसरा प्रत्यय है त्वा। त्वा प्रत्यय हमेशा कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्रीधन तुमुन कर तुम अर्थात करने के लिए। ह्री धातु, ये ह्री आप लिखना सीखें, ह के अंदर इस प्रकार आपको ह्री बनाना होगा। ठीक है। हर तुम हरण करने के लिए अथवा छीनने के लिए। अगला पद है त्रिधन तुमुन तर तुम तैरने के लिए। नम धातु हमने बताया आपको, नम अर्थात होता है नमस्कार करना। यहाँ थोड़ी त्रुटि हो गई है, ये ले जा करके ये रूप नहीं होगा, इसका अर्थ होता है नमस्कार करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ पूरे का? नमस्कार करके। अगर नी होता तो निधनत्वा नित्वा होता, वह ले जा करके अर्थ देता। गम धनत्वा गत्वा। त्वा प्रत्यय में क्या शेष रहता है? त्वा। त्यज धनत्वा त्यक्त्वा छोड़ करके। भुज धनत्वा भुक्त्वा खा करके। इसमें अब हम कुछ और पद जानेंगे ऐसे जिनमें प्रत्यय प्रयोग में आते हैं पर साथ में उपसर्ग का भी प्रयोग है। देखिए ये प्रत्यय कौन सा है? ये प्रत्यय हमारा है लेप। लेप प्रत्यय किस अर्थ में आता है? करके। अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि कत्वा प्रत्यय जो है वो भी कर के अर्थ में आता है, लेप भी कर के अर्थ में आता है। एक ही अर्थ में दो प्रत्ययों का क्या प्रयोजन, आवश्यकता क्यों आ पड़ी? इसका जवाब है यदि केवल धातु है अर्थात केवल क्रियापद है और उसके साथ आपको कर के अर्थ में कोई प्रत्यय चाहिए तो केवल धातु के साथ आप कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किंतु यदि आपकी धातु से पहले कंपलसरी अर्थात अनिवार्य रूप से उपसर्ग लगा हुआ है, उस स्थिति में आपको कर के अर्थ में कोई प्रत्यय का प्रयोग करना है, तब आप कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। तब उस संदर्भ में हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ में? करके। गम धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है उप, तो प्रत्यय कौन सा आएगा? लेप। तो लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है, इसलिए रूप बनेगा उपगम्य, पास जाकर के। पूज धातु है, उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? सम, तो प्रत्यय कौन सा आएगा? लेप, रूप बनेगा संपूज्य, पूजा करके। नी धातु है,
ले जाने के अर्थ में उपसर्ग कौन सा है? आ। तो प्रत्यय आएगा ल्यप, तो आ नहीं आएगा और पद बनेगा आनीय। इसका अर्थ हुआ ला करके। आपको ज्ञात होगा उपसर्ग का प्रयोग करने से शब्द जो है अथवा क्रियापद जो है उसका अर्थ बदल जाता है। नी अर्थात होता है ले जाना और आ लगने से बन गया लाना, आनीय। दा धातु है देने के अर्थ में, प्र उपसर्ग है, ले प्रत्यय प्रदाय। कई बार ऐसा होता है किसी उपसर्ग का प्रयोग करने से क्रियापद का अथवा शब्द का अर्थ बदलता नहीं है, तो ऐसा ही रूप है प्रदाय दे करके। यह इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। कोष्ठकेषु, कोष्ठकों में कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। पहला वाक्य है परितः वृक्षाः सन्ति। आपको ज्ञात होगा परितः एक अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है चारों ओर। क्या अर्थ होता है इसका? चारों ओर अर्थात चारों तरफ। और परितः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ पौधे हैं। तो विद्यालय पद में द्वितीय विभक्ति परितः के योग में आई है। अगला है ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। उभयतः भी क्रियापद है और उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर अथवा दोनों तरफ। और उभयतः के योग में भी हमेशा क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गांव के दोनों ओर अनेक गांव हैं, तो ग्रामम में द्वितीय उभयतः पद के योग में आई है। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगरम नगर के सर्वतः यानी सब ओर, यानी सभी दिशाओं में। सब ओर कह दीजिए अथवा चारों ओर कह दीजिए, एक ही बात है। तो यहां पर जो ये पद है सब ओर, उसका योग आया है, उसी वजह से नगरम पद में द्वितीय का प्रयोग किया गया है सर्वतः के योग में। अट्टालिकाः सन्ति, यहाँ पर अट्टालिका हमने दूसरा ट बनाने का प्रयास किया है नीचे, क्योंकि फोंट अवेलेबल नहीं था। अगला है धिक का पुरुषम। धिक एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ होता है धिक्कारना, और धिक पद के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक का पुरुषम, कायर को धिक्कार है, तो का पुरुषम में द्वितीय धिक शब्द के योग में आई है। अब हम कुछ तृतीय विभक्ति के उदाहरण जानते हैं। मृगाः मृगैः सह धावन्ति। सह का अर्थ क्या होता है? साथ में होना, और सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। मृगाः अर्थात अनेक हिरण अनेक हिरणों के साथ दौड़ते हैं। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। ये सेम उदाहरण है। सह अर्थात तृतीय विभक्ति, और बालिका शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप हुआ बालिका भी। अनेक बालक अनेक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। पुत्र पिताजी के साथ बाजार जाता है। सह के योग में पितृ शब्द का तृतीय एक वचन का रूप हुआ पित्रा। शिशु मात्रा सह क्रीडति। शिशु अर्थात छोटा बच्चा, नवजात शिशु माता के साथ खेलता है। सह के योग में मातृ शब्द का तृतीय एक वचन का रूप बना मात्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अपेक्षा करते हैं कि इस पाठ के व्याकरण और संबंधित प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। आपको यह प्रयास कैसा लगा हमें अवश्य अवगत कराएं।